नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से सुमित्रा ने जो भविष्यवाणी की थी वह सही साबित हुई और 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा की मौत हो गई। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं और आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन में लिंक को क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको ये पूरी रियल स्टोरी समझ आ सके। 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा की मौत हो गई। उसके बाद घर में रोना पीटना मच गया। पूरे गांव को सुमित्रा की भविष्यवाणी के बारे में पता था। जिसने भी सुमित्रा की मौत की खबर सुनी वो सब सुमित्रा के घर बाहर आकर इकट्ठा होने लगे। अब हिंदू रीति रिवाज से सुमित्रा का अंतिम संस्कार करने के लिए उसका श्रृंगार किया जा रहा है। सुमित्रा नीचे लेटी हुई है और लगभग 14 से 15 महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। अब श्रृंगार करते करते 45 मिनट हो चुके थे। तभी अचानक जिस कमरे में ये श्रृंगार करने का काम चल रहा था उसी कमरे से अचानक एक महिला चीखती हुई उस कमरे से बाहर निकलती। इसी के साथ एक दूसरी महिला भी चीखती हुई बाहर निकली, फिर तीसरी। और अब जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे गांव के आदमी और पड़ोसी बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो जो महिला पहले बाहर चीखती हुई निकली उसने अपने आप पर काबू पाया और उसने बताया कि अचानक सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली थी। खोलते वक्त उसकी आंखें उसी तरह चारों ओर घूम रही थी। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारा वहम होगा। तब तक दूसरी महिला ने कहा, ये सही कह रही है। उस दूसरी महिला ने बताया कि जब मैं उसका श्रृंगार कर रही थी तब मैंने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। और तीसरी महिला ने कहा कि वो अपने दांत खटखटा रही थी। ये सब सुनने के बाद वो लोग भागे भागे वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने दोबारा सुमित्रा की नब्ज टटोली, दिल की धड़कन टटोली और उसके बाद उन्होंने घर वालों से कहा कि अब मातम मत बनाओ, सुमित्रा जिंदा है, ये चमत्कार होगा। ये सब सुनते ही घर वाले खुशी से रोने लगे। 5 मिनट के बाद जब सुमित्रा नॉर्मल हुई तो उसने देखा कि वो बीच में लेटी हुई है और कई महिलाएं उसे घेरे हुए हैं और उसको तेल लगा रही है। ये सब देखकर वो अचानक से उठी और उसने कहा, क्या है, क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ। तब किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। सब ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद सुमित्रा ने कहा, नहीं नहीं हटो, और आप लोग हैं कौन। इसके बाद उसका पति जब रोता हुआ अंदर आया और अंदर आकर जब उसने सुमित्रा को गले लगाने की कोशिश की तो उसने उसे एक जोर का धक्का मारा और कहा कि आप कौन हैं और इस तरह आप मुझे गले क्यों लगा रहे हो। मैं आपको नहीं जानती और आप एक पराई महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब सुनकर घर के सभी लोग चौंक गए। उसने सुमित्रा के सास ससुर को बुलाकर कहा कि ये देखो, ये तुम्हारे सास ससुर है और मैं तुम्हारा पति। उसने कहा, नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। पड़ोस की महिलाओं ने भी समझाया लेकिन सुमित्रा किसी को भी पहचानने से इनकार कर रही है। यहाँ तक कि वो अपने 5 महीने के बच्चे को भी नहीं पहचान रही जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करती थी। अब इसके बाद वैद्य जी को फिर से बुलाया गया। वैद्य जी ने आकर देखा और कहा कि थोड़ा सब्र रखो, शायद कुछ शौक लगा हो, थोड़ा समय बाद सब याद आ जाएगा। अब ये कहकर वैद्य जी चले गए। अब अगला दिन आया। सुमित्रा बिल्कुल ठीक थी लेकिन अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदला सा है। ना वो अपने बच्चे को गोद में ले रही थी, ना वो अपने पति से बोल रही थी और ना ही वो सास ससुर को पहचान रही है। किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही। घर वालों को लगा शायद ये दौरे का असर है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान 3 महीने बीत गए। इन 3 महीने में सुमित्रा ने ना ही किसी को पहचाना और ना ही किसी को अपने पास आने दिया। लेकिन ये 3 महीने के दौरान वो एक काम करती थी और वो ये कि वो लेटर लिखती थी और लिखने के बाद उसको अपने पति को दे देती और कहती कि जाओ और इसे पोस्ट कर दो। पति बेचारा अनपढ़ था, वो ले जाकर उसे पोस्ट कर देता क्योंकि सुमित्रा पढ़ाई में इस काबिल नहीं थी कि वो किसी को लेटर लिख सके। 3 महीने तक ये सब चला। 3 महीने के बाद 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने 45 मिनट के लिए दम तोड़ा था। उसके 3 महीने बाद 20 अक्टूबर 1985 के दिन अचानक एक शख्स सुमित्रा के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो आवाज़ लगाता है। सुमित्रा का पति बाहर आता है और पूछता है, आप कौन। तो वो बोलता है, मेरा नाम रामसिंह त्रिपाठी है, मैं इटावा से आया हूँ। मैं कॉलेज में एक लेक्चरर हूँ और मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि पिछले 3 महीने से मुझे कुछ लेटर मिल रहे थे और उन लेटर को मैंने शुरू से नज़रअंदाज किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो एक बार देख लेते हैं कि ये लेटर कौन भेज रहा है और ये लेटर मुझे आपके घर में से कोई महिला भेजती है। इसके बाद सुमित्रा के सास ससुर बाहर आए। उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है। तो इस बार जब उसने अपना नाम बताया तो इस बार सुमित्रा जो घर के अंदर थी उसके कानों में ये नाम पड़ गया। जैसे वो कमरे से बाहर निकलती है और रामसिंह त्रिपाठी को देखकर गले लगा लेती है। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं, खुद रामसिंह त्रिपाठी भी, और वो सुमित्रा को कैसे भी करके हटाते हैं और कहते हैं, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। सुमित्रा अब जो बोलती है वो सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सुमित्रा बोलते कि आप मेरे पापा हैं और ये लेटर मैं ही भेज रही थी।
ये सुनकर रामसिंह ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी तो तुम्हारी जैसी नहीं है। उसने कहा नहीं पापा, मैं आपकी ही बेटी हूँ और मेरा नाम सुमित्रा नहीं शिवा है। शिवा रामसिंह त्रिपाठी के बेटी का नाम था। ये सुनकर रामसिंह त्रिपाठी दंग रह गए। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामसिंह त्रिपाठी अपने साथ एक ब्रीफकेस लेकर आया है जिसमें एक एल्बम था। उसमें केवल 15 फोटोज़ थी और ये 15 फोटोज़ अपनी बेटी शिवा की शादी की थी। उन्होंने एल्बम खोला और कहा कि अगर तुम मेरी बेटी हो तो भी बताओ ये कौन कौन है। तभी सुमित्रा ने फोटो में एक महिला की तरफ इशारा किया और कहा कि ये मेरी माँ है। एक को देखकर कहा कि ये मेरा भाई है और एक को देखकर उसने कहा है कि ये छेदीलाल है मेरा पति। 2 बच्चों को देखकर उसने कहा ये दोनों मेरे बच्चे हैं, रिंकू और टिंकू। और तभी एक महिला की तरफ उसने उंगली रखी और चुप हो गई। रामसिंह त्रिपाठी ने कहा कि तुम सब सही बता रही हो, ये आखिरी फोटो है, इस पर चुप क्यों हो गई हो। तभी उसने डरे घबराए अंदाज में कहा कि ये मेरी ननद है और इसी ने मेरे सर पर पत्थर मारकर 19 जुलाई 1985 को मेरा कत्ल किया था। जैसे उसने ये बोला, रामसिंह त्रिपाठी ने एल्बम बंद कर दी, खड़े हो गए और सुमित्रा जो कि खुद को शिवा कह रही थी उसे गले लगाया और रोने लगी और कहा कि तुम मेरी बेटी शिवा ही हो, तुमने एक एक लाइन सही बोली है। ये सब देखकर सुमित्रा के घर वालों को कुछ समझ नहीं आया। तभी रामसिंह त्रिपाठी ने पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा 24 अक्टूबर 1962 को मेरी बेटी शिवा का जन्म हुआ था। जन्म इटावा में हुआ था जहाँ से सुमित्रा का घर 80 किलोमीटर दूर था और ये दोनों ही परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे। रामसिंह त्रिपाठी खुद एक लेक्चरर थे कॉलेज में। घर में पढ़ाई का माहौल था, इस वजह से उन्होंने शिवा को उस जमाने में ग्रेजुएशन करवाया। जब शिवा 18 साल की हो गई तब 1980 में शिवा की शादी छेदीलाल नाम के एक व्यक्ति से कर दी गई थी। शादी के कुछ साल के बाद शिवा को 2 बेटे हुए, रिंकू और टिंकू। लेकिन बेटे होने के बाद भी शिवा की शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं थी, जिसकी 2 वजह थी। पहली ये कि छेदीलाल के घर में शिवा जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं था, जिस वजह से घर वाले के मन में ये मलाल था कि ये घर में सबसे पढ़ी लिखी है। और दूसरा ये कि घर वालों को लगता था कि शिवा के पिता के पास बहुत पैसा है क्योंकि वो कॉलेज में लेक्चरर थे। इस वजह से वो शिवा को दहेज के लिए तंग करते थे। इस वजह से शिवा और उसकी ननद के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। 18 जुलाई 1985 को अचानक शिवा के एक दूर के अंकल ने आकर घर पर खबर दी कि शिवा ने खुदकुशी कर ली है, उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। जब ये खबर आई तब रामसिंह त्रिपाठी शहर से बाहर थे। खबर सुनते ही घर वाले बेसुध होकर दौड़े और जब वहां जाकर देखा तो देखा गया कि रेलवे ट्रैक के बीच में शिवा की बॉडी रखी हुई है और कोई भी पार्ट बॉडी का ट्रेन से कटा नहीं है, लेकिन उसके सिर पर किसी वजनी चीज के चोट का निशान है। इसके बाद शिवा की बॉडी घर लाई गई। शिवा के पिता रामसिंह का इंतजार किए बिना ही ससुराल वालों ने शिवा का अंतिम संस्कार कर दिया और ये बात है 18 जुलाई 1985 को। और इधर उस गांव से 80 किलोमीटर दूर सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 19 जुलाई को की थी। इन दोनों में 24 घंटों का फर्क था, लेकिन शिवा की मौत के बाद शिवा के घर वालों को शक हुआ। जब उन्होंने तफ्तीश की तो पता चला कि 18 जुलाई को ससुराल वाले रात के अंधेरे में किसी को उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाते देखे गए। इसी के बाद ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन की गई। पुलिस ने शिवा के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोई सबूत तो था नहीं। अंतिम संस्कार हो चुका था। इसी वजह से सबूतों के अभाव में दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई और जो सास और ननद थी वो फरार थी। लेकिन इन दोनों की जमानत की खबर लगी तो वो दोनों भी ये सोचकर वापस लौट आए कि उन्हें भी जमानत मिल जाएगी। इसके बाद वही हुआ, उन दोनों को भी जमानत मिल गई और वो भी रिहा हो गई। ये पूरी कहानी रामसिंह त्रिपाठी वहाँ बैठकर सुना रहे हैं। ये सुनने के बाद एक अजीब सी कहानी सामने आई। वो सुमित्रा जिसने अपने मरने की भविष्यवाणी की उसकी मौत हुई, लेकिन 45 मिनट के बाद वो फिर से जिंदा हो गई। सुमित्रा जो कभी पढ़ी लिखी नहीं थी वो अब इंग्लिश में लेटर भेज रही थी। अब जब ये सारी चीज़ हुई तो शिवा ने कहा पापा अब मैं आपके साथ जाऊंगी। पापा उसको अपने साथ लाया, जो अपने दोनों बेटों से मिली और फिर उसे ख्याल आया ससुराल वालों ने तो उस पर जुल्म किए थे, उसका कत्ल ही कर दिया था। उस वजह से तो उसने अपने पति सही सभी ससुराल वालों को छोड़ दिया और सुमित्रा का पति था बेशक गरीब था और वो सुमित्रा को चाहता था। उसे शिवा ने अपना लिया और सुमित्रा के पति ने भी उसके 2 बेटों को भी अपना लिया। इसके साथ सुमित्रा के 5 महीने के बेटे को भी शिवा ने अपना लिया और अब वो उसी गांव में रहने लगी जहां सुमित्रा रहती थी और उसने अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारी। लेकिन उस समय ये कहानी न्यूज़पेपर और मीडिया में आई। जब ये आई तो अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से पुनर्जन्म के एक्सपर्ट थे, उनकी पूरी टीम इंडिया आई
उन्होंने इस इंसिडेंट से जुड़े छोटे से छोटे फैक्ट को चेक किया, इंटरव्यू किया, दोनों परिवार का कॉन्क्लूसिव लेटर की हैंडराइटिंग मिलाई और फिर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया कि दुनिया का पहला और एकमात्र पुनर्जन्म का ऐसा केस है जो सच्चा है। इसके बाद जब दोनों परिवार के बीच सब कुछ अच्छा चला, इसके बाद 1998 उस इंसिडेंट के 13 साल बाद अचानक एक रोज़ बीमारी के चलते सुमित्रा या यूँ कहें कि शिवा की मौत हो गई। शिवा या सुमित्रा की मौत के 2 साल के बाद उसके पति जगदीश की भी मौत हो गई। बच्चे आज भी है, परिवार आज भी है और उनके साथ ये कहानी आज। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।